अनंत अनुभव ने पूछा है, आपने पिछले एक सूत्र में समझाया था कि चाहना भी एक वायलेंस की तरह है, लेकिन अगर हम कहें कि हमें कुछ नहीं चाहिए तो क्या ये जीवन का बेहतर तरीका होगा? बिना चाह के तो कोई कुछ करेगा ही नहीं। इस चाह पर कन्फ्यूज़न दूर कर अपना प्रकाश डालें। कन्फ्यूज़न है बड़ा भारी, और इस चाह को हमें समझना पड़ेगा। चाह अपने आप में बुरी नहीं है, पहले उसे स्वस्थ करना पड़ेगा और तब हम चाह से अचाह में जाएंगे। फ्रॉम डिजायर टू डिजायरलेसनेस। हम चाह से भरे हुए हैं और अचाह की इच्छा करते हैं, तब हमारी चाह से मुक्त होने की बात भी एक और चाह बन जाती है और वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होती है। इच्छाएं भी जब कंसंट्रेटेड हो जाती हैं तो बड़ी ही शक्तिशाली हो जाती हैं। तुम कहते हो जिन्हें कुछ नहीं चाहिए उनके पास सब कुछ होता है। अक्सर ऐसा देखा गया है, क्योंकि जब व्यक्ति बहुत तरफ दौड़ना बंद कर देता है तो उसकी ऊर्जा स्थिर होना प्रारंभ करती है, और उस स्थिर ऊर्जा में अगर उसके अंदर चाह की कोई एक धारा उभरती है, एक तरंग उभरती है, तो वो पूरी हो सकती। डेस्टिनी या किस्मत, इन शब्दों को तुम्हें पूरी तरह विदा कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि तुम्हें बहुत कुछ ऐसा दिखाई देता है जो डेस्टिनी जैसा लगता है जैसे ये कहीं और से आ गया है, लेकिन वस्तुतः तो कहीं न कहीं उसमें चेतन या अचेतन रूप से हम ही योगदान कर रहे होते हैं। चाह के जगत में भी हम जब अचेतन होते हैं, सोए होते हैं, तो हम बहुत सारी विपरीत चाहों से भरे होते हैं, इसलिए उनका कोई परिणाम नहीं होता। हम कई दिशाओं में खींचे जा रहे हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कंट्राडिक्टरी डिजायर्स हैं, तो सब प्लस माइनस होके जीरो हो जाता। जीवन ऊर्जा का एक प्रवाह है। विचार एक अलग किस्म की ऊर्जा है, चाह एक अलग किस्म की ऊर्जा है। विचार भी अपने आप में न्यूट्रल है, और वही विचार जब टारगेटेड हो जाता है, लक्ष्य की ओर जाने लगता है, तो चाह बन जाता है। जैसे पानी है, ये विचार है, और फिर उसी पानी है के विचार को जब हम एक लक्ष्य दे देते हैं कि वो चाहिए भी, तो वही पानी का विचार चाह बन जाता है। विचार मात्र ऊर्जा है जो चल रही है और अपना काम करेगी अपने ढंग से। चाह गाइडेड विचार है, लक्ष्य की ओर, किसी दिशा की ओर भागती हुई एक खास ऊर्जा। अब अगर हमारी ऊर्जाएं ठीक ठीक काम करें तो उन चाहों के शुभ परिणाम भी हो सकते हैं, लेकिन हम इतने सोए हुए हैं कि अपनी चाहों को भी बहुत ही उलझा देते हैं, तो उनके परिणाम नहीं आते। जो परिणाम आते हुए दिखाई देते हैं लोगों के जीवन में, जिन्हें लोग डेस्टिनी की तरह, किस्मत की तरह देखते हैं, वो जाने अनजाने लोगों के सुलझ गए विचार हैं, उनकी सुलझ गई ऊर्जाएं हैं।
जो अपना परिणाम लाती हैं। जगत में बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, उनके घटने की अपनी एक शैली है, उनका अपना एक निर्माण हो चुका है। दूर से तुम देखते हो तो वो तुम्हें डेस्टिनी जैसा लगता है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में नहीं लगता कुछ, तुम्हें लगता है कि इसमें मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूं, पता नहीं कहां से होता है, कैसे होता है। तो पहली चीज तो तुमको यही जाननी पड़ेगी कि तुम, जैसे कि पहली बात हो रही थी, इंडिविजिबल हो। भले इस बात को तुम ना जानते हो, लेकिन गहरे तल पर तुम इंडिविजिबल हो, अविभाज्य हो, अंतर संबंधित हो। तुम कलेक्टिव बंडल ऑफ एनर्जी से, तुम सामूहिक जागतिक ऊर्जा से भी संचालित हो रहे हो और तुम व्यक्तिगत ऊर्जा से भी संचालित हो रहे हो। तुम्हारे अंदर दो किस्म की धाराएं हैं, एक कलेक्टिव थॉट पैटर्न और एक इंडिविजुअल थॉट पैटर्न। इंडिविजुअल थॉट पैटर्न कलेक्टिव थॉट पैटर्न को स्ट्रेंथ देता है और कलेक्टिव थॉट पैटर्न तुम्हारे इंडिविजुअल थॉट पैटर्न को स्ट्रेंथ देता है। ये एक चक्र की तरह घूमता रहता है। हिंदुओं ने इसीलिए शब्द इजाद किया जगत, और उन्होंने कहा कि जगत माया है। जगत का अर्थ होता है व्हील, चक्का जो घूमता है। माया का अर्थ है जो वास्तविक नहीं है, ये तुम्हारा केवल परसेप्शन है। माया का अर्थ गलत होना नहीं होता, या ये नहीं होता कि वो है ही नहीं। माया का अर्थ है एज यू सी, एज यू परसीव, इट इज योर परसेप्शन, इट इज नॉट रियल, बट दैट इज द वे यू परसीव इट। तो इसी तरह से हम कलेक्टिव और इंडिविजुअल थॉट के एक साइकिल में, एक चक्र में, एक जगत में घूम रहे हैं। हमारे जीवन में जो परिणाम आएंगे, कलेक्टिव या सामूहिक पर तुम्हारा जोर नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत इंडिविजुअल पर तुम्हारा जोर है। तुम अगर उस पर काम करोगे, उस पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाओगे, तो तुम्हारे उस कॉम्बिनेशन में जो इंडिविजुअल वेव, व्यक्तिगत तरंग उस सामूहिक तरंग से टकराएगी, उसके परिणाम तुम्हारे जीवन में आएंगे। एग्जैक्टली वो वैसे नहीं होंगे जैसा तुमने चाहा होगा, क्योंकि केवल अकेली तुम्हारी ही चाह काम नहीं कर रही। तुम जैसे समाज, जैसे परिवार, जैसे शरीर में आ गए हो, वो तुम्हारे जीवन की धारा को तय करेंगे, क्योंकि और लोगों के विचारों की ऊर्जा, उनके जीवन की ऊर्जा भी संचालित हो रही है। तुम जैसे माता पिता के यहाँ जन्म ले चुके हो, उसमें बहुत कुछ तय हो चुका है। तुमको एक शरीर मिल चुका है, वो तय हो चुका है। तुमको एक जेनेटिक कोड मिल चुका है, वो तय हो चुका है। अब तो जो जेनेटिक साइंटिस्ट हैं वो कहते हैं कि बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो टाइप ऑफ डीएनए है या टाइप ऑफ जीन है, वो तुम्हारे व्यवहार को बहुत हद तक तय करता है पहले ही। जैसे कोई शर्मीला है, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई हंसमुख है, कोई चुप रहता है, उसके अंदर खास किस्म का एक जीन है, एक टाइप है, उनको कैटेगराइज किया जा चुका है। कोई व्यक्ति है बहुत कमिटेड है, संबंधों में बहुत ही कमिटमेंट के साथ रहता है, तो उसके जीन का टाइप पहले ही ऐसा बन चुका है, उससे अन्यथा वो कर ही नहीं सकता। और कुछ लोगों का टाइप ही है कि वो कमिटेड नहीं रहेंगे। तो कई जेनेटिक साइंटिस्ट ने रिसर्च की कि जो लोग फ्लेम्बॉयंट थे या जिनके डाइवोर्सेस ज़्यादा होते थे, किसी संबंध में वो टिक्के नहीं रहते थे, तो उन्होंने पाया कि एक खास जेनेटिक टाइप है, उनका वो टाइप उनको ऐसे व्यवहार के लिए धक्के दे रहा है, और किसी के पास दूसरा टाइप है। तो ये नियति नहीं है। ये जब तुम इस परिवार में इन माता पिता के साथ जन्म लेने की तरफ आए, तो तुमको एक शारीरिक मानसिक ढांचा मिल गया
तो इससे बहुत कुछ व्यवहार तय होगा, बहुत कुछ प्रेडिक्टेबल होगा, लेकिन फिर भी हम ऐसे जगत में रहते हैं जिसको हम चेतना का जगत कहते हैं, जिसको हम अनंत संभावनाओं का क्षेत्र कहते हैं, फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज़, जहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो उस संभावना के जगत को अगर हम जागृत कर पाएँ तो तुम पूरे जीवन को रूपांतरित कर सकते हो। हम उस गैप को नहीं देखते, उस गैप से चूक जाने के कारण हमें लगता है कि सब डेस्टिनी का हिस्सा है। जैसे कि वैज्ञानिक शोध करते हैं तो वो कहते हैं जो स्नेल होता है, जो घोंघा होता है, उसकी आँख पर जब रोशनी पड़ती है तो उसका जो ट्रांसमीटर है जो उसको रोशनी का एहसास कराता है, जैसे हमारे अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, तो उसके घोंघे का जो मस्तिष्क है उस तक जो सूचना ले जाने वाला तंत्र है वो 3 सेकंड का टाइम लेता है, अप्रॉक्सीमेटली औसतन 3 सेकंड का टाइम लेता है। और हम अपने भौतिक जगत में जानते हैं कि 3 सेकंड भी बहुत होता है। 3 सेकंड में एक एडवर्टीज़मेंट की क्लिप चल जाती है, यानी कि जो अच्छी एडिटिंग होती है, कभी तुम एडवर्टीज़मेंट्स देखना, एक दृश्य 3 सेकंड से ज़्यादा नहीं रहा, 3 सेकंड भी ज़्यादा होता है। दृश्य बहुत जल्दी बदलते हैं और जो चीज़ तुमको बहुत अट्रैक्ट करती है उसके दृश्य जल्दी बदल रहे होते हैं। 3 सेकंड में तुम अगर तेज हो, दरवाजे के पास खड़े हो तो 4 कदम अंदर आकर बाहर हो सकते हो। अब तुम कल्पना करो कि अगर घोंघे ने तुमको देखा और उसके अंदर एक छवि बनी और तुम अभी दरवाजे के बाहर भी गए और अंदर भी आ गए, लेकिन आना जाना उसके मस्तिष्क ने रिकॉर्ड नहीं किया, तुम वहीं के वहीं हो। वो गैप उसने रिकॉर्ड नहीं किया। 3 सेकंड में गोली चल सकती है, एक व्यक्ति मर सकता है, लेकिन जब तक उसके आँख में वो रोशनी की किरण जाकर उस छवि को बनाएगी और वो जिस वर्तमान के क्षण को देख रहा होगा तब तक घटना घट चुकी है। समझ रहे हैं बात को? ये गैप्स हैं। तो हम भी इन गैप्स को अगर पकड़ें तो उसके अंदर बड़ी संभावना है। मनुष्य के मन की एक बहुत बड़ी बेचैनी रही कि क्या नियति है या नियति नहीं है, और इसके चक्कर में ही बहुत सारे स्यूडो साइंसेस का आविष्कार हो गया। ये ज्योतिष वगैरह उसी स्यूडो साइंसेस का नाम है। छद्म विज्ञान, टोटली रबिश, उनमें कुछ भी नहीं। तुम उन चीज़ों के अगर चक्कर में पड़ते हो डेस्टिनी की तरह से तो तुम अपने वक्त को बर्बाद करते हो। तुम अपनी चेतना को जगाओ, अनंत संभावनाओं के क्षेत्र में प्रवेश करो और बहुत कुछ बदल सकता है। ठीक है तुमको एक जेनेटिक ढांचा मिल गया है, ठीक है तुमको एक खास पारिवारिक सामाजिक ढांचा मिल गया है, लेकिन फिर भी तब्दीलियों की अनंत संभावनाएं हैं, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत कुछ हो सकता है। विचार और चाह इसमें अपना रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन तब तुमको एक और प्रक्रिया पर ध्यान ले जाना पड़ेगा। चाह के जो सोल स्ट्रक्चर है उसमें जाना पड़ेगा। हमारी चाह ज़्यादातर वैकेंट होती है, खाली होती है, बस चाह है, चाहा है तुमने, बट इट इज़ वैकेंट, खाली है, इसमें प्राण नहीं है। इसमें प्राण डालने के लिए तुमको इसमें 2 चीज़ें डालनी पड़ेंगी, अटेंशन एंड इंटेंशन, ध्यान और एक इंटेंशन, एक इरादा, एक गति देने का भाव। अगर तुम्हारी चाह में ये 2 एलिमेंट आते हैं, अटेंशन और इंटेंशन, तो वो रिवाइव होती है, अलाइव होती है, उसमें प्राण आते हैं, वो कुछ काम करने लगेगी। क्योंकि जहाँ भी तुम ध्यान ले जाते हो, अटेंशन का मतलब ध्यान ही है,
उसको मैं मेडिटेशन नहीं कह रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेडिटेशन से फिर तुम कंफ्यूज होते हो, तुमको लगता है मेडिटेशन में तुमको कुछ खास करना है। अटेंशन भी मेडिटेशन ही है। अटेंशन का अर्थ इतना है, बस तुमने ध्यान, अपना फोकस शिफ्ट कर दिया है, उस तरफ ध्यान ले गए हो। और इंटेंशन का अर्थ है तुमने अपने इनर एनर्जीज को, अपने अंदर की ऊर्जाओं को कंसंट्रेट कर दिया है। तुम्हारे अंदर कुछ तय हो रहा है कि तुमको ऐसा चाहिए। जैसे कि तुम एक इंटेंशन रखते हो कि तुम्हें प्रसन्न रहना है, एक इंटेंशन तुमने बना लिया, तो अब इस इंटेंशन के चारों तरफ क्रिस्टलाइजेशन शुरू होगा ऊर्जा का। अभी तुम्हें कोई भी प्रसन्न करता रहता है, क्योंकि तुम्हारा कोई इंटेंशन ही नहीं है। तुम खुद कभी गौर करके देखो, कोई इंटेंशन नहीं है। सुबह उठते हो, तुमको पता ही नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। कोई आता है धक्का दे देता है, तुम दुखी हो गए। कोई आ गया, तुमको सहला दिया, तुम प्रसन्न हो गए। तो फिर तो तुम डेस्टिनी ही कहोगे ना, तुम कहोगे कि हाँ नियति है, देखो कैसा अच्छा होता है। लेकिन तुमने उस ऊर्जा को अभी महसूस नहीं किया जो तुम्हारी संभावना है। सुबह उठो और तय करो कि आज मैं किसी की बात से प्रभावित होने वाला नहीं हूँ। आज मुझे प्रसन्न रहना है, आज मुझे शांत और स्थिर रहना है। और फिर इस इंटेंशन पर अपना अटेंशन रखो, उस पर अपना ध्यान रखो। परिस्थितियाँ आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे जाएंगे, और तुम अप्रभावित रहोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा जन्म ले चुकी है। ये तुम्हारी नियति को बदल देगी, तुम्हारी डेस्टिनी को बदल देगी। और फिर एक परपेचुअल एक्शन प्रारंभ होगा, एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया प्रारंभ होगी जो तुम्हारे लिए कुछ नया लेकर आएगी। चाह बिल्कुल बुरी नहीं है, लेकिन चाह की इतनी निंदा की गई है कि तुम चाह के स्ट्रक्चर को समझना ही भूल चुके हो, और बिना चाह के कोई है भी नहीं। जो लोग तुमको समझाते रहते हैं कि चाह से मुक्त हो जाओ, वो पता नहीं किन किन चाहों के गड्ढे में गिर जाते हैं। तुम अपने बाबा लोगों को देखो, किन चाहों में गिर जाते हैं। चाह बुरी नहीं है, चाह को पंख देने हैं, चाह को एक उड़ान देनी है, चाह को एक चेतना देनी है। और फिर वही चाह एक दिन जब उड़ान भरने लगती है और तुम प्रक्रिया को समझ जाते हो, तो केवल प्राण उसके तुम्हारे साथ रह जाते हैं और उसकी जो बॉडी है वो डिटैच हो जाती। इट इज़ लाइक सैटेलाइट लॉन्चिंग, कि इंजन गिर जाता है और सैटेलाइट रह जाता है। यानी कि फिर तुम्हारे अंदर ये इंटेंशन, अटेंशन, तुम्हारे अंदर ध्यान और एक संकल्प, ये बच रहता है। तुम बहुत सारी छोटी छोटी चाहें फिर नहीं करते हो, क्योंकि एक चाह में ही सारी चाहें शामिल हैं। अगर कोई व्यक्ति बस शांत रहने की चाह कर ले कि मैं अपने अंदर शांत बना रहूँगा, इसीलिए तुम देखते होगे आध्यात्मिक खोज में शांति की खोज शब्द आता है। फिर इसका जब कोई समझ नहीं पाता तो मजाक भी बनता, क्या शांति खोजोगे। नहीं, शांति छोटा शब्द नहीं है। शांति के अंदर बहुत कुछ शामिल है। अगर तुम शांत हो सकते हो और तुम्हारा इंटेंशन शांत होने का बन गया है, तो तुमने नियति के सारे ताने बाने को बदल दिया है। क्योंकि एक शांत व्यक्ति के पास एक ऐसी ऊर्जा है जो बहुत बड़े बदलाव लाती है। तुम्हारे शांत अंतर्मन में उठी हुई विचार की कोई भी तरंग इतनी ज़्यादा एनर्जाइज्ड होती है कि उसके परिणाम होते हैं। कभी कभी तुम बहुत शांत होते हो तो तुम चमत्कारिक हो जाते हो। जिसको आशीर्वाद कहते हैं वो ऐसे ही शांत अंतर आकाश से उठी हुई आवाज़ होती है। कोई इतना शांत है, तुम उसके पास गए, तुमसे कहता नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब ठीक हो जाता है। तुम परेशान थे, तुम्हारी परेशानी गायब हो जाती है। तुम अस्वस्थ थे, तुम स्वस्थ हो जाते हो। चमत्कार होते हैं, लेकिन तब तुम चमत्कारों की तलाश नहीं करते।
अपने पहले से मिल गए ढांचे से लड़ाई मत लड़ो, उसको समझो। जो ढांचा तुमको पहले से मिल गया है वो तो मिल ही गया है, इसलिए उससे लड़ाई मत लड़ो और उसको इनकार भी मत करो, उसको समझ लो। उसको समझ लोगे तो समझने के बाद तुम शांति के साथ अपने काम कर पाओगे। तुम अपने बंधनों को पहले समझ लो तो बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। तुम अपनी शारीरिक सीमाओं को समझ लो तो तुमको अपने शरीर से मुक्ति मिल जाएगी, यानी कि शरीर तुम्हारे लिए दबाव नहीं लाएगा। जैसे मान लो तुमको डायबिटीज़ है, कोई समस्या नहीं है, जेनेटिक ढांचा था तुम्हारे लिए, वो आ गई बीमारी, लेकिन उस बीमारी के अपने रंग ढंग हैं, अपना मैनेजमेंट है। तुम उसको एक बार जान लेते हो, स्वीकार कर लेते हो, तुम अपने ढंग से उसको मैनेज करते हो और कई बार उन लोगों से अच्छा सक्रिय जीवन जीते हो जिनको डायबिटीज़ नहीं है। वो तुम्हारी जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन तुम उसके उतार चढ़ाव को जान लो। कब कैसे उसके साथ तुम्हें संवाद करना है, कब कैसे उसके साथ व्यवहार करना है, तुमने उससे मुक्ति पा ली। संभव है तुम उसको हील भी कर लो, और अगर नहीं भी हील करते हो तो कोई बात नहीं। तुमको एक ऊंचाई मिल गई है तो अब क्या करोगे? कुछ लंबे लोग ज़्यादा सफल दिखाई देते हैं तो तुम सर्जरी कराओगे लंबे होने के लिए, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तुम अपने को स्वीकार करते हो, जानते हो, और वहीं से कोई रास्ता तुम्हें समझ में आने लगता है। अपने उलझाव को समझ लेना ही सुलझाव की तैयारी है। जैसे ही तुम समझ लेते हो कि तुम कहाँ पर उलझे हो, सुलझना प्रारंभ हो गया, डेस्टिनी बदलनी शुरू हो गई। तो साधकों के लिए तो मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि वो कहीं भी हाथ फैला कर ना बैठे कि कोई तुम्हारा भविष्य बताए, क्योंकि भविष्य किसी को पता ही नहीं है, कोई नहीं जानता। और कुछ प्रिडिक्ट किया भी जा सके तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि प्रिडिक्ट करी जा सकती हैं चीज़ें अभी तक तुम्हारे जीवन में जो बन गया है उसके आधार पर, लेकिन अगले ही क्षण तो तुम उसको बदल सकते हो। थोड़ा कॉमन सेंस लाओ तो बहुत सारी चीज़ें जो तुमको चौंकाती हैं वो चौंकाने वाली नहीं हैं। अगर तुम अपने आँख कान खुले रखते हो तो जीवन बड़ा सहज और साधारण है। तुमको वहीं से क्लूज मिलते हैं, वहीं से तुमको आगे जाने के रास्ते मिलते हैं, वहीं से तुमको अपनी नियति के पैटर्न को तोड़ डालने की दिशा मिलती है।